क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा आपको। एक 20 केजी द्रव्यमान वाले लकड़ी के तख्ते पर जिसे एक चिकनी सतह पर रखा गया है, एक 60 केजी द्रव्यमान का व्यक्ति तख्ते के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलता है। अगर वुडन प्लैंक की लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी है तो तख्ते का सतह के ऊपर विस्थापन ज्ञात कीजिए जब व्यक्ति एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला जाए। देखिए क्या दे रखा आपको, सवाल को पहले समझे, क्योंकि जितना परसेंटेज क्वेश्चन आप सवाल को समझोगे उतना ही आंसर निकाल पाओगे। आपको एक लकड़ी का तख्ता दे रखा, वुडन प्लैंक जो 10 मीटर लंबा है, यहां से एक आदमी चल के यहां जाता है। अब बच्चा कहे सर अगर आदमी यहां से यहां जा रहा है तो वुडन प्लैंक शिफ्ट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इस लकड़ी के तख्ते को हमने एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, फिसलन भरी। तो जैसे जैसे आदमी आगे चलेगा ये लकड़ी का तख्ता पीछे की ओर आएगा। जब ये आदमी यहां से यहां पर पहुंच जाएगा तो आपको ये बताना है कि लकड़ी का तख्ता अपनी जगह से कितना शिफ्ट हुआ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं कि अगर ये आदमी इस सिरे पर है तो लकड़ी का तख्ता कहां है, और चल के जब इधर आ गया तो ये वुडन प्लैंक कहां है। ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। मान लिया ये हमारे पास में इनिशियल कंडीशन हो गई, ये लकड़ी का तख्ता हो गया स्टार्टिंग पोजीशन। क्लियर? आदमी जो है इस जगह पर खड़ा है, आदमी नहीं बना रहा मैं, इसे गोल अंडा ही बना रहा हूं इसमें। ये एक आदमी खड़ा हुआ है। क्लियर? अब ये आदमी इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है ऐसे। अब जैसे जैसे आदमी आगे चलेगा वुडन प्लैंक पीछे की ओर शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम आगे चलते हैं तो जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आदमी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लकड़ी के तख्ते को पीछे की ओर शिफ्ट करेगा। तो जैसे जैसे पीछे की ओर धकेलेगा और ये फिसलन भरी सतह पे रखा हुआ है तो लकड़ी का तख्ता कहां की ओर जाएगा? पीछे की ओर। जब ये आदमी चलता चलता इस जगह पे आ जाएगा तो इसकी लोकेशन कैसी हो जाएगी? देखिए ये लकड़ी का तख्ता यहां से शिफ्ट होता हुआ मान लिया ये यहां पर पहुंच गया, ऐसे इस जगह पे पहुंच गया, और आदमी जो है वो अब यहां पर आ गया। क्लियर? अब देखिए स्टार्टिंग कंडीशन हमारे पास में ये थी ए पोजीशन, और एंडिंग पोजीशन ये है हमारे पास इस जगह। इसको मैंने कह दिया बी। अब मुझे बताइए लकड़ी का तख्ता आपके पास में एल लंबाई का था जिसे 10 मीटर दे रखा, बाद में वैल्यू पुट कर दे, यहां से यहां तक एल है। अब जब ये आदमी यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो वुडन प्लैंक जो है उसमें शिफ्ट मान लिया हमने एक्स हुआ, एक्स विस्थापन हुआ पीछे की ओर। तो देखिए एल लंबाई के लकड़ी के तख्ते पर जब आदमी गया, यहां से स्टार्ट होकर यहां गया, तो टोटल लेंथ एल है। तो आदमी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। ये कितना होगा? एल में से आपको एक्स माइनस कर। अब यहां साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आदमी चल रहा है राइट साइड में और वुडन प्लैंक जो लकड़ी का तख्ता है वो चल रहा है लेफ्ट साइड में। तो एक को प्लस कंसीडर करोगे तो एक माइनस। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस लेते हो तो इस डायरेक्शन को क्या करोगे? माइनस। साथ में एक फंडा याद रखना है, आदमी जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलेगा तो आदमी और लकड़ी के तख्ते का टोटल मास जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास विल नॉट शिफ्टेड, विल नॉट शिफ्टेड, यानी सेंटर ऑफ मास जो है उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा। जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये लिखेंगे 0 इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 और होल डिवाइडेड बाय हो गया हमारे पास में m1 प्लस m2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको 0 के पास शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास में m1x1 प्लस करके हो गया हमारे पास में m2x2 इज इक्वल्स टू 0। अब m1 अगर आप आदमी को मानते हो, m2 आपके पास में वुडन प्लैंक हो जाएगा। m1 में आदमी को कंसिडर कर रहा हूं तो आदमी का जो द्रव्यमान है वो 60 केजी दे रखा है, 60। x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, आदमी का जो विस्थापन है वो हमारे पास में है l माइनस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस करके m2 मैंने वुडन प्लैंक को मान लिया। लकड़ी के तख्ते का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, और लकड़ी का तख्ता ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट साइड में। कितना शिफ्ट हुआ? x। ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस एक्स लिख के इक्वल्स टू 0। अब यहां से सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास में, इसको यहां शिफ्ट करो तो 60 l माइनस एक्स
इज इक्वल्स टू प्लस हो जाएगा 20x। अब देखो ये कैंसिल हुआ, ये बना हमारे पास में 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 3l माइनस 3x इक्वल्स टू बना आपके पास x। इसको यहां शिफ्ट करो, 3l इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 4x और x इज इक्वल्स टू होगा 3l अपॉन 4। यानी आदमी के अंदर जब ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट हुआ तो वुडन प्लैंक जो है वो 3l अपॉन 4 शिफ्ट होगा। यानी ये वाला जो विस्थापन है वो हमारे पास में है 3l अपॉन 4। क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है कि तख्ते की सतह के ऊपर विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो आप कहोगे 3l अपॉन 4, साथ में l की वैल्यू आपको जो क्वेश्चन में दे रखी है वो है 10 मीटर, तो 10 रख दो, 10 इंटू 3 30, 30 अपॉन 4, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7.5 मीटर। अब ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 7.5 मीटर कौन सा है, तो हम कहेंगे हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दे रखा आप लोगों को कि दो कण जिनके द्रव्यमान 1 kg और 2 kg है एक ही रेखा में स्थित है, यदि 2 kg द्रव्यमान को राइट साइड में 10 मीटर शिफ्ट किया जाता है तो 1 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है 2 मीटर राइट साइड में शिफ्ट है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं दो पैटर्न में सॉल्व करूंगा, एक कंसेप्चुअल ताकि आपको पता चले इसका सॉल्यूशन क्या है, और दूसरा अगर एग्जामिनेशन के अंदर में आता है तो कैसे शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक अलग से स्लाइड लूंगा। देखिए दोस्तों आपको क्या दे रखा है, इसी चीज को हम दो केसेस के अंदर में यूज करेंगे। केस नंबर फर्स्ट में हमने कहा कि ये हमारे पास में m1 द्रव्यमान है, जो वैल्यू दे रखी है आपको 1 kg, और यहां पर हमारे पास में दूसरा पार्टिकल है जिसका मास हो गया हमारे पास में 2 kg। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ये मैंने ज्वाइन कर दी और साथ में कह दिया कि इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास यहां था हमारे पास। क्लियर? तो अब देखिए सेंटर ऑफ मास से पहले वाले का डिस्टेंस x1 हो गया और दूसरे वाले का डिस्टेंस कितना हो गया x2। तो हम लिखेंगे कि पहले मास m1 और m2 को शिफ्ट जब नहीं किया है तो सेंटर ऑफ मास कहां था, और फिर निकालेंगे शिफ्ट करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहां है। तो एट प्रेजेंट जब ये अपनी जगह पे थे तो सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में रखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय होगा हमारे पास में m1 प्लस m2। अब देखिए वैल्यू आपको दे रखी है, m1 है 1 kg, तो ये हो जाएगा 1x1 प्लस 2x2 होल डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास 3। फर्स्ट इक्वेशन कह के छोड़ दिया। क्लियर? अब हम बात करेंगे जब इसको शिफ्ट किया तो क्या हुआ। देखिए m2 को शिफ्ट किया इस साइड में, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है इस साइड में, तो आपको बताना m1 को कहां शिफ्ट करेंगे। आपकी मर्जी, आप चाहो इसको राइट शिफ्ट कर सकते हो लेफ्ट साइड। अगर आप राइट शिफ्ट करोगे और अगर आंसर माइनस में आता है तो आप कहोगे लेफ्ट में है, और मान लो अगर आपने लेफ्ट में शिफ्ट करके माना है और आंसर प्लस में आ रहा तो हम कहेंगे राइट शिफ्ट। तो ये तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। ये था हमारे पास में केस नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब जो मैं बनाऊंगा व्हाइट कलर की लाइन तो इनिशियल पोजीशन है और येलो कलर की लाइन बनाऊंगा फाइनल पोजीशन। पहले ये कहां था, इस जगह पे m1, यहां पर था ये m2। मैं इनिशियल चीज बना रहा हूं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये रही हमारे पास में, और इसका सेंटर ऑफ मास था हमारे पास में यहां पर। अब देखिए अब जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो मैं लिखने का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कैसे शिफ्ट हुआ। m2 को शिफ्ट किया मैंने इस साइड में यहां, अब ये हो गया हमारे पास में m2। कितना शिफ्ट किया आपने इसको, 10 मीटर, 10 मीटर शिफ्ट। पहली चीज क्लियर। अब उसके बाद कहा कि अगर आपने इसको 10 मीटर शिफ्ट किया है तो इसकी नई लोकेशन क्या होगी, जो पहले x2 थी तो हम कहेंगे ये हो गया x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 10। यानी क्या हो गया, जो पहले x2 था अब आपने 10 मीटर शिफ्ट किया तो x2 प्लस 10 हो गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसको मैंने शिफ्ट किया इस साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर, तो ये मेरे पास में हो गया m1 1 kg का। अब जो इसकी लोकेशन पहले x1 थी, मान लिया कि मैंने इसको d मीटर शिफ्ट किया है
तो ये मेरे पास में कितना हो गया, x1 जो है ये हो गया x1 प्लस डी। प्लस माइनस की वैल्यू डिपेंड करेगी आपका न्यूमेरिकल। अगर आंसर प्लस में आता है तो राइट शिफ्ट हुआ है, माइनस में आता है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो पहले यहां था, अब सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो गया हमारे पास इधर। और कितना शिफ्ट हुआ है, 2 मीटर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 मीटर शिफ्ट किया, तो हम ये कह सकते हैं नया सेंटर ऑफ मास कितना होगा, पुराने सेंटर ऑफ मास का +2। मैं कंसेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूं। अब देखिए नए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूला यही रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे। जो पहले x सेंटर ऑफ मास था वो x सेंटर ऑफ मास +2 है, तो हम ऐसे लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास +2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 1 kg है हमारे पास, पर x1 की वैल्यू चेंज हो गई आपके पास में, x1 प्लस डी हो गया। m2 की वैल्यू आपके पास 2 kg अभी भी है, परंतु x2 की वैल्यू चेंज हो गई आपके पास में कितनी, x2 प्लस 10 हो गया, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मैंने इसको लिख दिया 3। ये बन गया मेरे पास में सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हम अपना आंसर निकालेंगे। चेक करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होगा, राइट राइट से, तो ये बन जाएगा आपके पास में x सेंटर ऑफ मास +2 माइनस करके x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू हम लिखेंगे इसमें, ये बन जाएगा x1 प्लस डी और प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x2 प्लस करके हो गया 20 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस करके ये वैल्यू लिख देंगे। ये हमारे पास में कितना है, x1 प्लस करके 2x2 होल डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट में बचा 2, राइट में 3 हमारे पास में एलसीएम आ रहा है इसका, तो ये बन जाएगा आपके पास में x1 प्लस डी प्लस 2x2 प्लस 20 और माइनस हो जाएगा ये माइनस x1 माइनस 2x2। तो देखिए ये कैंसिल आउट हुआ इससे, ये कैंसिल आउट हुआ इससे, तो अकेला डी बचा, इसकी वैल्यू निकालनी। इसको यहां मल्टीप्लाई करो 6 इक्वल्स टू, ये बना डी और ये हमारे पास में बना 20। तो देखिए 20 को शिफ्ट करो इस साइड, तो डी इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20, डी इक्वल्स टू हमारे पास में है 6 माइनस 20। 6 माइनस 20 जो है वो -14 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये मान के चले थे कि m1 को राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो हम तो प्लस मान के चले थे, तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 14 मीटर शिफ्ट होगा, परंतु इसकी जो शिफ्ट की लोकेशन है वो कौन सी साइड में है, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना था उसके उल्टे डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर शिफ्ट होगा। अब ये तो था लॉन्ग मेथड। अब बच्चा कहे सर शॉर्ट ट्रिक बताइए हमें इस पूरे को सॉल्व करने की, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं बना रहा हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आप इसी क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं कि सर सिंपल मेथड लगाओ कि दिमाग नहीं लगाना पड़े इसमें, तो हमेशा ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड के अंदर में आपको लिखना है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ, यानी हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू। अब राइट साइड की बात करेंगे, तो राइट साइड में हमारे पास में जो डाटास दे रखे हैं उन डाटास को यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, राइट साइड के अंदर में हम बात करेंगे m1 और m2 की। तो मुझे एक बात बताइए कि m1 जो हमारे पास में पहला मास है, m1 मल्टीप्लाई, इसको मैंने कितना शिफ्ट मान लिया, इसको मान लिया मैंने d मीटर शिफ्ट हुआ है, तो m1 इंटू जो इसमें शिफ्ट मान रहे हो वो प्लस करके आपको क्या करना है, m2 इंटू इसका शिफ्ट लिखना है। तो m2 हमारे पास में है मल्टीप्लाई, इसका शिफ्ट कितना है इसमें, तो हमने लिख दिया इसका शिफ्ट और होल डिवाइडेड बाय हो गया आपके पास में m1 प्लस m2। अब देखो इसको ध्यान रखना है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र कितना शिफ्ट हुआ, बच्चा कहते 2 हुआ शिफ्ट, तो लिख दिया पहले पिंड का द्रव्यमान मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी 1 हो गया हमारे पास, पहले पिंड को कितना शिफ्ट किया ये तो निकालना है मुझे, तो मैंने डी लिख दिया, प्लस करके मास ऑफ द सेकंड बॉडी दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तो इसको मैंने लिख दिया आपके पास में 2 kg,
ब्रैकेट के अंदर में दूसरे पिंड को कितना शिफ्ट किया, क्वेश्चन में बोल रहा है 10 मीटर शिफ्ट किया है, तो मल्टीप्लाई करके मैंने 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, तो देखो क्या बन जाएगा, t प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3। अब इस 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इज इक्वल्स टू t प्लस 20। अब देखो आप डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आ गए, डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए, इतनी लंबी कैलकुलेशन जो थी वो आपकी स्ट्रिक ने जो है वो खत्म कर दी, यानी हेडेक खत्म हो गई, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब इसको शिफ्ट करो इस साइड में, d इज इक्वल्स टू 6 माइनस 20, इट विल बी माइनस 14 मीटर, यानी 14 मीटर शिफ्ट होगा, परंतु शिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड के अंदर में। अब आपको आंसर ढूंढना है कि 14 मीटर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कौन सा हो रहा है। तो देखिए जरा, यहां पर आपको दे रहा है 14 मीटर लेफ्ट साइड में, यहां 16 मीटर लेफ्ट है, 2 मीटर राइट है, और 2 आपके पास में लेफ्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों आपके पास में ए ऑप्शन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड है, एक स्टेप अलग से एक्स्ट्रा मैंने दे रखा है दिमाग लगाने के लिए। क्या चीज था कि 3 कण जिनके द्रव्यमान 1 kg, 2 kg और 3 kg है, एक समबाहु त्रिभुज पर क्रमशः ए, बी और सी पर स्थित है। त्रिभुज की भुजाएं जो साइड दे रखी है वो 1 मीटर है, यानी बिंदु यहां पर ए है, देखो यहां पर ए लिखा हुआ है, ए ट्रांसलेट नहीं हुआ ए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में देखिए पॉइंट ए दे रखा है। बिंदु ए से इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताइए। आज तक आप क्या निकालते आए थे, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अब मैंने सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का कायदा होता है कि जिससे डिस्टेंस निकालना है उसको ओरिजिन पे आप कंसीडर करो। तो मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने यहां पर आपके लिए इस टाइप से एक ट्राइंगल जो है उसको मैंने सजेस्ट कर दिया। अब देखिए यहां शिफ्ट कर देते हैं इसको, और ये ट्राइंगल आपके पास में ऐसे बना। क्लियर? अब इसमें आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स मानने पड़ेंगे, तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट्स को ऐसे एज्यूम कर, यहां से एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी और एक लाइन दोस्तों मैंने यहां खींच दी। तो मुझे इसमें क्या करना है, एक्स और वाई जो है इनको मेंशन करना है इसमें, सबसे पहला काम। अब देखिए आपको पता है कि ये आपके पास में हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस। इसको तो मैंने ए कंसीडर कर लिया, इसको मैंने कंसीडर कर लिया बी, और इसको कंसीडर कर लिया मैंने सी। तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालोगे, तो हमने कहा सेंटर ऑफ मास मान लो यहां कहीं पर भी है, ये सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास की आपको इस ए से डिस्टेंस निकालनी है, ये डी की वैल्यू निकालनी। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, उससे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने जरूरी है। तो देखिए ए जो है हमारे पास में यहां पर 1 kg है, बी जो आपके पास में है ये 2 kg हो गया, और सी जो आपके पास में है ये दे रखा है 3 kg। डिस्टेंस 1 मीटर लॉन्ग है, तो मैंने कहा कि ये तो ओरिजिन पे है, तो ये तो 0,0 हो गया हमारे पास। अब देखिए 1 मीटर लंबा डिस्टेंस दे रखा है और एक्स एक्सिस में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, वाई में 0 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा तरीका है। मुझे पता है कि ये मेरे पास में 1 मीटर हो गया, सिंपल सा मेथड बता रहा हूं सॉल्व करने का। यहां से आप एक सीधी लाइन खींच दीजिए, ऐसे ये लाइन खींच दीजिए। तो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस और परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दूं तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखिए अगर इस ट्राइंगल में घुसो तो कर्ण आपके पास 1 मीटर है, आधार निकालना है तो साथ में मुझे पता है ये 60 डिग्री होता है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो मेरे पास में है ये हो जाएगा आपके पास में साइड इंटू कॉस थीटा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपके पास 1 इंटू कॉस 60 डिग्री हो गया, और ये वैल्यू परपेंडिकुलर तो साइन थीटा से निकाल सकता हूं 1 इंटू साइन 60 डिग्री। आप चाहो तो पाइथागोरस वाले थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, मुझे इजी लगा मैंने इस तरीके से निकाल दिया। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 कॉमा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया √3/2। तो पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के। तो देखो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है m1 x1, तो m1 1 है, x1 की वैल्यू 0, m2 x2, तो
2 इंटू 1/2 प्लस करके m3x3 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी तीनों को जोड़ो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 3 प्लस 1 4/6, इट विल बी 2/3, ये वैल्यू आ गई। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं यहां निकाल देता हूं, देखिए y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1y1, तो 1 kg है, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, प्लस m2y2 2 kg है, y कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास में √3/2, ये √3 है, प्लस करके m3y3 आपके पास में 3 है, मल्टीप्लाई 0 होल डिवाइडेड बाय मास तो सेम रहेंगे 6, तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कट गया, √3/6। अब देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो हमें इतना पता है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो तो आ गया इसका 2/3 और y कोऑर्डिनेट है √3/6 आ गया आपके पास। अब देखो इसका क्या मतलब है, इतने से पार्ट को मैं अलग से बना रहा हूं आपके साथ। कौन सा वाला पार्ट, देखिए इस पार्ट को अलग से बना रहा हूं, इतने से पार्ट को। तो अगर मैं इस पार्ट को अलग से सेपरेट बनाऊं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, देखिए ये पार्ट हमारे पास में ऐसे है, इस टाइप से, यानी ये जो 2/3 है x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में 2/3, ये हो गया, ये है a और ये हो गया सेंटर ऑफ मास का। y की वैल्यू √3/6 है, तो ये वाली वैल्यू है √3/6, तो आप कहोगे √3/6 जो है वो ये वैल्यू हो गई। x और y का मतलब यही होता है। अब आपको निकालना है कि a से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना था, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो एक छोटा बच्चा भी निकाल सकता, 9th क्लास का पाइथागोरस थ्योरम से निकालना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का रूट कर दोगे, d आ जाएगा। तो मैं अलग से यहां पर लिख देता हूं ताकि मिक्स मैच नहीं हो, तो d इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट, इसका स्क्वायर कीजिए 4/9 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 3/36, तो d इज इक्वल्स टू रूट में नीचे आ गया हमारे पास में 36, इससे डिवाइड करोगे 4 आएगा, ये बन गया 16 प्लस 3 एज इट इज, तो ऊपर तो आ गया आपके पास में रूट में 19 और नीचे 36 फ्री हो जाएगा रूट से 6। तो आप ये कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है मेरे पास में वो है √19/6। अब √19/6 कौन सा है, तो देखिएगा √19/6 यही लिखा हुआ है इसमें, √19/6 तीसरे क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। दोस्तों गलती नहीं कर दी, क्वेश्चन को समझना है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ही निकलवाए, कई बार वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस भी निकाल सकता है। तो ये इतना सा एडिशनल पार्ट आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कई बार मैं करवा चुका हूं पर ये दो क्वेश्चंस को मिला के क्वेश्चन है। जनरली हम क्या करते थे, यहां से मास को काट लिया, अब यहां से कटे वाले को इधर चिपका दिया इसने। आप लोगों के साथ में क्या हो गया, आपको मैंने बता रखा है कि अगर किसी मास को रिमूव करते हैं तो वो माइनस हो जाता है और किसी मास को ऐड कर रहे हैं तो वो प्लस होता है। तो देखिए सवाल क्या दे रखा है कि चित्र में r त्रिज्या का एक समरूप चकती है, डिस्क दे रखी है, जिसमें से r/2 का एक छोटा सा पार्ट मैंने निकाल लिया लेफ्ट साइड से और उसे राइट साइड में चिपका दिया। तो आपसे ये पूछ रहा है चकती के केंद्र का दाईं तरफ विस्थापित कर दिया है, अब चकती का सेंटर ऑफ मास निकालिए। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि किसी गोले में से, स्फीयर में से कोई पार्ट रिमूव कर लिया जाए, डिस्क चकती में से कोई भाग हटा दिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं, मैं आपके सामने फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि ये x में शिफ्ट हो रहा है, y में शिफ्ट नहीं। इधर से काट के इधर लगाता तो y लिखते, लेफ्ट से काट के राइट में लगा रहा तो x एक्सिस, देखिए x में चेंज हो रहा, इक्वल्स टू क्या होता है 0, ये बनता है हमारे पास में प्लस माइनस m इंटू डिस्टेंस आता है। अब ये डिस्टेंस क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके, डिवाइडेड बाय m
प्लस माइनस एम। ऐसी ट्रिक मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बताई हुई है। देखिए कैसे होता है। एम का मतलब जिस टुकड़े को काट रहे हो या जिसको जोड़ रहे हो उसका मास। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो पहले सेंटर ऑफ मास हुआ करता था उससे जिस टुकड़े को आपने काटा है उसका डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस। और अगर आपने जोड़ा है तो पहले के सेंटर ऑफ मास से जो टुकड़ा जोड़ा है उसके सेंटर का डिस्टेंस ये है वो डिस्टेंस हमारे। लेफ्ट साइड में तो माइनस लेना, राइट साइड में प्लस। इस बेचारे ने देखो वैसे ही दे रखा माइनस और प्लस। और स्मॉल एम क्या है, जिस टुकड़े को काटा है। सबसे बड़ा खेल ये है कि जिस टुकड़े को मैं रिमूव कर रहा हूं उस टुकड़े का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं कई बार आप लोगों को कैसे निकालना। देखिए, कटे हुए पार्ट का मास इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय एन। अगर डिस्क है तो स्क्वायर आ जाएगा, और अगर स्फेयर दे रखा हो, गोला दे रखा हो, तो क्यूब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क में एरिया निकलता है और जो स्फेयर है गोला उसमें वॉल्यूम निकलती है। अब बच्चा कहे एन क्या है हमारे पास में, डायग्राम में दे रखा आपको। जो टुकड़ा आपने निकाला है उसका रेडियस कितना है, r/2। तो ये जो नीचे पार्ट लिखा हुआ होता इसी को हम n कहते हैं। अब ये r/3 काट रहा होता तो n3 होता, r/4 काट रहा होता तो n4 होता, r/2 काट रहा है तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, m/4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, ध्यान से 0 हो गया। यहां पर 2 है, काटने वाला पार्ट भी है जोड़ने वाला पार्ट भी। काटने वाले को माइनस में लिखेंगे, जोड़ने वाले को प्लस लिखेंगे। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। माइनस आ जाएगा क्योंकि कटे हुए पार्ट की बात कर रहा हूं। ये जो कटा हुआ पार्ट है इसका मास है m/4, तो मैंने लिख दिया m/4 मल्टीप्लाई जो कटा हुआ पार्ट है इसके सेंटर का और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, r/2। लेफ्ट साइड में है तो ये हो जाएगा मेरे पास में -r/2। ठीक है। अब देखिए एक और पार्ट है, इसको काट के इधर जोड़ दिया, तो अब एक जोड़ दिया पार्ट है, ऐड कर दिया है, इसका मतलब प्लस आ जाएगा। और इसी को काट के इधर जोड़ा तो मास तो सेम रहेगा उसका। ये बन जाएगा हमारे पास प्लस में m/4। प्लस क्यों आया ध्यान रखना, क्योंकि ऐड किया है। ठीक है। और जिसको जोड़ा है उसके सेंटर का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r/2 है, राइट साइड में है, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। मैं लिख देता हूं प्लस में r/2 होल डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था m, उसमें से m/4 काट लिया और m/4 ही जोड़ दिया। कटे हुए को माइनस और जोड़े हुए को प्लस। अब सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके सामने। बच्चा कहे सर सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं m/4 कट गए आपस में। बचा क्या हमारे पास में, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी mr/अपॉन हो गया 8। यहां पर माइनस माइनस प्लस ही ऑलरेडी पहले से ही, प्लस करके हो गया mr/8 होल डिवाइडेड बाय हुआ m। देखिए ऊपर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 तो है एलसीएम, तो mr प्लस mr 2mr हो गया और अपॉन हो गया m। तो m से m कैंसिल आउट कर दो और ये कट जाएगा 1 होगा और ये कट जाएगा 4। इट विल बी, आपके पास में आंसर आया r/4। अब r/4 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, तो अब आप देखिए r/4 जो है इसकी वैल्यू प्लस में है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास r/4 राइट साइड में शिफ्ट होगा। अब बच्चा बोले सर इसमें तो 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वाई एक्सिस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप कहोगे वाई तो होगा 0 और एक्स होगा हमारे पास में कितना दोस्तों, ये चीज। तो हम कहेंगे जो शिफ्ट हुआ है उसका आंसर हमारे पास में आएगा r/4, 0। r/4, 0 कौन सा है, क्लियर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। अगर मान लो नीचे से काट के ऊपर चिपका था तो आपका आंसर वाई में आता, तो 0 तो होता एक्स में और जो आंसर निकला वो वाई में होता। तो ये खेल समझना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या कह रखा है कि 4 पार्टिकल्स हो गए हमारे पास में। एक काम करते हैं, एक डायग्राम से इनको बना लेते हैं। और स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए इसकी। ठीक है। अब देखिए यहां से ये बन गया ऐसे
और इस वाले पार्ट को मैंने बना दिया इधर। ये हमारे पास में है x और ये हमारे पास में क्या हो गया, तो हमने नाम दे दिए। 2 kg है तो इसको हमने लिख दिया m1 इज इक्वल्स टू 2 kg। 3 kg है तो ये हो गया आपके पास में m2 इज इक्वल्स टू 3 kg। 5 kg है तो हमने कहा m3 इज इक्वल्स टू हो गया 5 kg। और 8 kg है तो इसको हमने लिख दिया m4 इज इक्वल्स टू हो गया 8 kg। इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं 0,0 और स्क्वायर जो दे रखा है वो आपके पास में क्या है, 2 मीटर साइड का है। तो आपको पता है x में 2 मीटर जा रहा है, y में है नहीं, तो 2,0। y में 2 जा रहा है, x में है नहीं, तो 0,2। इधर x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है, तो 2,2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, तो m1 x1, तो m1 है 2, x1 है 0, m2 x2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, m3 x3 5 इंटू 2 प्लस m4 x4 8 और x की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय, इन सबको जोड़ना है तो आप यहां जोड़ सकते हो, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 8 18, 18 हो गया हमारे पास। इक्वल्स टू, देखिए ये 0 है, ये बचेगा आपके पास 6, ये बचेगा 10 डिवाइडेड बाय हो गया 18, यानी आप कहोगे 16 अपॉन ये बनेगा 18, तो काट लो इसको, 8/9, ये बन गया x की वैल्यू। y की वैल्यू अगर निकालूं मैं, y सेंटर ऑफ मास, तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, m1 कितना है 2 kg, y है 0, m2 3 kg, y है 0, m3 5 kg और y है इसका 2 प्लस m4 8 kg है और y है इसका 2 होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मास, तो वही आएगा 18 आपके पास। ये 0 हो गया, ये 0, 10 प्लस 16 अपॉन 18, इट विल बी 26 डिवाइडेड बाय हुआ 18, 2 से काट लो, 13 अपॉन 9। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आए हैं वो 8 अपॉन 9 कॉमा 13 अपॉन 9 है। ये ढूंढ लीजिए कौन सा है, तो 8 अपॉन 9 13 अपॉन 9, ये आपके पास में 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक छोटी वलय को एक 6 सेंटीमीटर की वलय से काटा जाता है। ये वलय नहीं है, चकती है यहां पर, क्लियर। आपको पता है वलय तो खोखला होता है भाई, रिंग जो है वो तो खोखला है, हॉलो होता है, अंदर से काट नहीं सकते, तो डिस्क मान लो एक तरह से काटा जाता है यदि इसके केंद्रों के मध्य की दूरी 3.2 सेंटीमीटर है, तो वलय के द्रव्यमान केंद्र में शिफ्ट कितना होगा, किसका वो बताना। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो निकाला था, इधर से काट के इधर चिपका दिया, सेम वही है। तो देखिए ये क्या रखा आपको, मैं थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। आप लोगों को इस टाइप से एक डिस्क दे रखी है, व्हाइट कलर की मैं डिस्क बना देता हूं, ये डिस्क बन गई आपके पास, क्लियर। अब ये क्या कह रखा है कि इस डिस्क जो है इसका रेडियस हो गया आपके पास में 6, तो मैंने इसका रेडियस जो है ऐसे बना दिया, इसको रिमूव कर देता हूं, यहां से ये बना दिया मैंने इसको, तो देखो ऐसे यहां से ये बन गया। इसको मैं कह सकता हूं कि ये आपके पास में हो गया 6 सेंटीमीटर, टोटल जो डिस्क थी वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसमें से कह रखा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक छोटी वलय जो है उसको काट लिया, क्लियर। अब लेफ्ट से काटो राइट से काटो, आपको प्लस माइनस में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, वो तो वैल्यू में दिलचस्पी दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा मान लो लेफ्ट साइड से काट लिया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो हम एक काम करेंगे, एक और डिस्क बनाएंगे जिसको काटता हुआ दिखाएंगे और वो 2 सेंटीमीटर की, तो कहीं भी बना दिया हमने ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डाटाज आपके पास सारे दे रखे हैं तो आपको इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। साथ में ये कहना चाह रहा है कि यहां से देखिए ये रहा इसका सेंटर और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, ये दे रखा है सवाल में, यहां से लेकर यहां तक जिनको काटा है इनके सेंटर का डिस्टेंस है हमारे पास 3.2,
मैं ये कह दूंगा ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास में 3.2। क्लियर? जिस डिस्क को हमने काटा है इस डिस्क का रेडियस आपके पास दे रखा है 2 सेंटीमीटर। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझें। 6 सेंटीमीटर की डिस्क में से 2 सेंटीमीटर की डिस्क को काट लिया। साथ में दे रखा है कि जो पहले सेंटर ऑफ मास था और जो जिसको काटा है इनका सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है कि काटने की वजह से जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हुआ। अभी ट्रिक आपको बताई थी मैंने कि एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस जिसको काटा है उसका मास और उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय m प्लस माइनस m। सबसे पहला आपका रोल क्या है? इस m की वैल्यू निकालना। जो ये डिस्क मैंने काटी है उसका मास कितना, उसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं। देखिए m इज इक्वल्स टू क्या होता है? m अपॉन n। अब यहां डिस्क दे रखी है आपको, इसमें यहां स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चा का n कैसे निकालेंगे? देखो इसका रेडियस 6 था, इसका रेडियस 2 है, तो n निकालने का तरीका है दोनों के रेडियस को डिवाइड कर दो। कितना भाग निकाला आपने? तो 6 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने कहा ये तो हो गया हमारे पास में, यानी ऐसे कह सकते हो अगर ये r है तो ये r बाय 3 हुआ, तो n की वैल्यू 3 हो गई हमारे पास। तो यहां पर वैल्यू 3 डालूंगा तो m अपॉन 3 का स्क्वायर। छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपके सामने। x सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब काटा है तो माइनस आ जाएगा हमारे पास। ये कितना बन जाएगा? m बाय 9। ठीक है, और डिस्टेंस जो दे रखा है वो हमारे पास में 3.2 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड मान लेते हैं 3.2 सेंटीमीटर होल डिवाइडेड बाय m। काटा है तो m बाय 9। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने। जीरो का कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आप कहोगे m अपॉन 9 मल्टीप्लाई 3.2 होल डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 8m अपॉन 9। तो देखो m से m कट गया, 9 से 9 कट गया, आपके पास आया 3.2 अपॉन 8। काटो इसको, 8 4 जा 32, तो 0.4 सेंटीमीटर। यानी जो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है इसकी वजह से वो है 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर ए ऑप्शन में दे रखा है। अब कोई बच्चा दिमाग में लाता है कि सर मैं इसको राइट साइड में काट लूं, काट सकते हो, आंसर माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस में इसको कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चा कहे सर मैं वाई में से काट लूं, काट सकते हो, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है आपसे। आप एक्स में काटो, वाई में काटो, कहीं भी काटोगे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एल लंबाई की सीधी छड़ को एक छोर मूल बिंदु पर है तथा दूसरा एक्स इक्वल्स टू एल पर है, यदि छड़ का प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान यानी यूनिफॉर्म मास की नहीं है, कहीं बड़ी कहीं छोटी, इस प्रकार से है, और ये दे रखा उसकी डेंसिटी AX, ए कांस्टेंट है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? देखिए ध्यान से, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, थोड़ा उसको ध्यान से अच्छी तरीके से कंसिडर कीजिएगा। आपको ये ऐसा कोई भी दे रखा है अब मैंने तो ये यूनिफॉर्म बना दी है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका ताकि आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। ये मान लो मेरे पास में कोई भी एक छड़ हो गई और साथ में ये कह रहा है कि अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं और एक्स एक्सिस में रखी हुई है, इस पार्ट को मैं कहूंगा, इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट एक्स इक्वल्स टू, और इस पार्ट को मैं कहूंगा एक्स इक्वल्स टू एल। इसका मतलब छड़ जो है रॉड वो एल मीटर जो है वो लंबी है। साथ में हमें पता है कि उबड़ खाबड़ है ये। अब बच्चा कहे सर ये तो आपने स्ट्रेट बना दी, तो देखिए ये उबड़ खाबड़ बना सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इस कम ज्यादा आप बना सकते हो। तो क्या है, सवाल की भावनाएं समझने की बात है पूरी। अब यूनिफॉर्म नहीं दिख रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। साथ में क्या रखा है कि इसकी जो डेंसिटी है रो इज इक्वल्स टू, वो आपके पास में कितनी है? AX डेंसिटी है हमारे, ठीक है। आपको यह बताना है कि अगर ऐसे है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखिए दो तरीके हैं दोस्तों, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट है तो एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो।
परंतु अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ट्रिक होनी चाहिए, उस ट्रिक की मदद से आप इसको सॉल्व करते हो। देखिए अब ट्रिक क्या है, इस ट्रिक को मैं यहां पर एक अलग से बनाऊंगा, देन उसके बाद में हम उससे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमें क्या कहती है, इतने से भाग में निकाल। ट्रिक ये कहती है अगर इसकी डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा हमारे पास में एक्स सेंटर ऑफ मास, इसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो होगा एल 3a प्लस 2bl होल डिवाइडेड बाय 3 2a प्लस bl, ये बनता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर a है और x के पास जो लिखा हुआ वो b है आपके पास। अब यहां क्या खेला इसने, अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि 0 प्लस ax लिख सकता हूं। लिखने का तरीका हमारा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि पहला नंबर 0 है और दूसरा नंबर जो b मान के चले उसकी जगह a है। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक के अंदर में जहां जहां a लिखा हुआ वहां 0 लिखना है, यानी जहां जहां a है वहां 0 लिखना है और जहां जहां p है वहां a लिखना है, क्योंकि x के पास इसने a दिया है। तो जहां जहां आपके पास में b है वहां पर आपको a लिखना। बच्चा का ठीक है, कोशिश करते हैं। देखिए क्या बन जाएगा आपके पास में, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू, बाहर l दे रखा है, अंदर पहला नंबर a है तो 0 हो जाएगा, ये प्लस कर 2bl है तो b की जगह a डालना है तो 2al हो गया हमारे पास में। जैसा डिजिट ये कह रहा है वैसा ही रखना है। तीसरे में यहां 3 लिखा हुआ, पहला नंबर a है 0 हो गया, b की जगह a डालना है, यानी 0 प्लस कितना हो गया al। अब इसको सॉल्व कर दो, ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। क्या बनेगा देखो, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू l/3 हुआ, अंदर कितना है, ये बना 2al, नीचे आपके पास में है al। देखो हट गया, इससे आंसर आया आपके पास में 2l/3, यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास हमारे पास में है 2l/3 है, तो 2l/3 कहां होगा, आधे से ज्यादा ही होगा, यहां मान सकते हो आप इसमें x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 2l/3। देखिए ट्रिक जो होती है उसी से नौकरी लगेगी, डेरिवेशन जो है उनसे 11th 12th क्लास के कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। तो 2l/3 कौन सा ऑप्शन है आप खुद देख सकते हो। 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, एल लंबाई के m/3 द्रव्यमान के एक लकड़ी के टुकड़े जो कि एक फिसलन भरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, सिरे पर m द्रव्यमान का एक आदमी एक सिरे पर खड़ा है, आदमी चलकर दूसरे सिरे पर आता है, तो बताइए कि आदमी का, यहां ध्यान रखना, आदमी का तल के सापेक्ष विस्थापन कितना। दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, लकड़ी का टुकड़ा कितना खिसका, आदमी कितना विस्थापित हुआ, यहां दो चीजें हैं, गलती मत कर देना, आंसर उस अकॉर्डिंग निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। देखिए आपसे क्या कह रखा है कि कोई भी हमारे पास में एक वुडन प्लैंक हो गया, ये लकड़ी का इस टाइप से टुकड़ा है, यहां पर कोई भी एक आदमी खड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा जो आपके पास में है वो n/3 है। मैं ये कह सकता हूं ये जो मेरे पास में है ये हो गया m/3, ठीक है। लेंथ जो इसकी दे रखी है, लंबाई, वो हमारे पास में कितनी है, l लेंथ दे रखी। आदमी का मास कितना है m, यानी आदमी के मास का 1/3 है लकड़ी का टुकड़ा। अब आदमी जो है इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। अब चलते चलते ये किसी एक जगह पे पहुंचेगा, तो हमने इसको अलग कलर से बना दिया। अब देखिए तो लकड़ी का तख्ता जो है वो पीछे की ओर शिफ्ट होगा, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आदमी के चलने की वजह से लकड़ी का तख्ता जो है वो यहां शिफ्ट, आदमी इधर आ गया इसके अंदर। अब शिफ्टिंग हुई कितनी, इन दोनों में, यहां ए पोजीशन थी इसकी और ये है इसकी बी पोजीशन। लकड़ी का तख्ता जो है वो एक्स शिफ्ट हुआ पीछे, आदमी कितना गया, एल में से एक्स माइनस कर देंगे, या ऐसे कह सकते हो एल में से एक्स माइनस कर सकते हो, ये बन जाएगा आपके पास में एल माइनस एक्स। अब पहले क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन कराया था उसी से मैं डायरेक्ट फंडा उठाऊंगा इसके लिए। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसे देखिए, 0 इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2,
ऐसे ले सकते हैं। m1 मान लिया मैंने आदमी का मास है, m हो गया, ठीक है। x1 है आदमी कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप कहोगे सर जाना तो वैसे तो दिख रहा है l लंबाई का तख्ता, पर यहां से लेकर यहां तक जो आदमी की शिफ्टिंग है वो l माइनस एक्स हो गई, राइट साइड में है इसलिए प्लस लिया है, प्लस करके। m2 लकड़ी का तख्ता m/3 है हमारे पास, शिफ्टिंग कितनी है वुडन प्लैंक में, x से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे यहां मजबूरी में माइनस एक्स लेना पड़ेगा। अब इनको सॉल्व कर देना, इसको उठा के यहां शिफ्ट कीजिए, तो m l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू m/3 x हो गया, m से m कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3l माइनस 3x इक्वल्स टू x, यहां शिफ्ट करो इसको, ये बन जाएगा 3l इज इक्वल्स टू 4x, x इज इक्वल्स टू 3l अपॉन 4। अब बच्चे को लगता है कि ये आंसर आ गया, हालांकि यहां 3l/4 दे रखा है। अब देखिए बच्चे को लगता है कि मेरा आंसर आ गया, सवाल को ध्यान से पढ़ना, स्टार्टिंग में आदमी का तल के सापेक्ष विस्थापन कितना है, ये आपके पास में क्या है, ये है हमारे पास में शिफ्ट इन वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक यानी जो लकड़ी का तख्ता है वो कितना खिसका, तो हमें वो थोड़ा ना बोल रहा है, हमें तो बोल रहा है आदमी कितना खिसका, तो आदमी जो खिसका है वो तो l माइनस एक्स हुआ, तो हम कहेंगे आदमी में विस्थापन जो हुआ है, आदमी में विस्थापन यानी शिफ्ट इन मैन इक्वल्स टू l माइनस एक्स हो गया। तो देखो l माइनस एक्स पड़ा आपके पास में 3l अपॉन 4, एलसीएम आ गया 4 आपके पास, 4 में से 3 गया 1, l/4 आंसर है। आदमी किसका l/4, लकड़ी का तख्ता किसका 3l/4, तो इसीलिए कहा जाए ध्यान से सवाल को पढ़े तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। जो ए ऑप्शन सही करके आए हैं वो एक बार वापस सवाल को ढंग से पढ़े, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां पर आपको एक डायग्राम दे रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर में पूछा जा चुका है। देखिए इस क्वेश्चन की कलाकारी, यहां आपको क्या दे रखा है, क्यूब है आपके पास में, ठीक है, ये जो आपके पास में कोन दे रखा है, शंकु दे रखा है, जनरली रेडियस r होती है, यहां 2r दे रखा है, हाइट को 4r दे रखा है, यहां तो फिर भी काम ठीक कर दिया है कि r और r रेडियस। आपसे ये क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि कोई भी एक कारपेंटर था, उसने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया, साथ में क्या किया कि गोले के पदार्थ का घनत्व यानी जो स्फेयर है इसकी जो डेंसिटी है वो शंकु के पदार्थ के घनत्व से 12 गुना अधिक है, यानी इस भाग में जो लकड़ी लगाई उसने, उस लकड़ी की जो डेंसिटी है वो इस शंकु कोन की डेंसिटी की 12 गुना है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए इस खिलौने का सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो हमें पता है इस कोन का सेंटर ऑफ मास इधर होगा, चला के दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा, वाई एक्सिस में हम कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। हमने कहा सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि इन दोनों का जो मास है वो कितना है, क्योंकि एक्स तो पता है हमें पर मास नहीं पता है, उसे निकालने के लिए डेंसिटी को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो है इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स हो गई हमारे पास में डेंसिटी ऑफ द कोर, ये दे रखा है, और घनत्व जो होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमने कहा ये हो जाएगा मास ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, तो रेडियस इसका r ही है, यहां तो इत्तेफाक गनीमत है ये दे रखा है इक्वल्स टू 12, ये बन जाएगा आपके पास में मास ऑफ द कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कोन। शंकु जो होता है हमारे पास में वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर का मतलब रेडियस, तो रेडियस 2r है आपके पास, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं ध्यान रखना, इनटू हाइट, हाइट आपके पास में 4r दे रखी है, ये हो गया 4r। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, पाई से पाई कट गया आपके पास में, आर स्क्वायर और आर क्यूब और ये आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया हमारे पास, ठीक है, ये 3 है, 3 से 3 कट गया इसमें, ठीक है, यहां देखिए ये 4 दे रखा है, इससे आपके पास ये 4 कट गया,
लेफ्ट साइड में क्या बचा, मास ऑफ स्फीयर, राइट साइड में बचा 12 और यहां पर बनेगा मास ऑफ कोन डिवाइडेड बाय, देखो ये छोटा सा 4 जिंदा है, ये 4 लिख दिया मैंने, ये कट गया, आपके पास में कितना आया 3। तो हम ये कह सकते हैं मास ऑफ द स्फीयर जो है वो 3 टाइम्स है मास ऑफ द कोन, यानी गोले का द्रव्यमान 3 गुना हो गया किसका, शंकु के द्रव्यमान का। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सी चीज, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये मतलब बीचों बीच, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू की बात करूं तो 4r ये रहा और r ये रहा, तो इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा मेरे पास में वो कितना बनेगा, y में, y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 5r हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखना, शंकु की बात करते हैं, कोन की बात करते हैं, तो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है h/3 और एक होता है h/4। अगर हॉलो है, खोखला है आपके पास में, तो और भरा हुआ है, उस कंडीशन में दोनों के अंदर में डिफरेंस होगा। अब मान लो मैं आपसे कहूं कि ये h/3 है कि h/4 है, अगर हॉलो है, खोखला है, तो h/3 होगा, और अगर आपके पास में सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, कारपेंटर जब बना रहा है तो डिजाइन में लकड़ी भरी हुई है, वो सॉलिड है आपके पास, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये वाली वैल्यू, ये होगी हमारे पास में y डैश इज इक्वल्स टू, ये बनेगा आपके पास में h/4, यानी इसकी जो भी हाइट होगी उसका 1/4, तो हाइट तो 4r दे रखी है, कितना बन जाएगा 4r/4, 4 से 4 कट गया यानी r हुआ। अब देखो इसका डिस्टेंस r है और इसका डिस्टेंस 5r हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर y में क्यों ले रहे हो, खिलौना खड़ा है तो y में लेंगे, लेटा हुआ होता तो x में यूज करते। y सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको, m1 मान लो मैं स्फेयर मान लेता हूं, मास ऑफ द स्फेयर मल्टीप्लाई ये जो स्फेयर है इसका डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे 5r हो गया हमारे पास, प्लस करके m2 कोन को मान लेता हूं, मास ऑफ द कोन हो गया, कोन जो है उसका जो हाइट दे रखा है वो कितना है, r हो गया हमारे पास, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मास ऑफ द स्फेयर प्लस मास ऑफ द कोन। बच्चा का वैल्यू क्यों नहीं रखी, अब रखेंगे वैल्यूज। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्फेयर 3 टाइम्स दे रखा मास ऑफ कोन 5r प्लस मास ऑफ द कोन इनटू r होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्फीयर 3 टाइम्स मास ऑफ द कोन प्लस शंकु का द्रव्यमान। अब देखो कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपके सामने, 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 मास ऑफ द कोन इंटू रेडियस, जुड़ी तो गई, तो 15 हो गया, ये 1 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 मास ऑफ द कोन, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 4 हो गया, तो आप कहोगे 4r आया हमारे पास। अब 4r कहां है, एक छोटा बच्चा भी इस डायग्राम को देख के बता सकता है कि 4r इस जगह पे, ये हाइट है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपके पास में होगा 4r, कहां से, बॉटम ऑफ द कोन, यानी शंकु जो है उसके पेंदे से। आंसर ढूंढ लो कौन सा दे रखा है, पहला कह रहा है 0 से 2r गलत, 0 से 3r गलत, 0 से 4r बिल्कुल सही, 5r का मतलब तो यहां होता। आंसर आपके पास में कौन सा है, 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपके पास, 10th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वस्तु A एक अन्य स्थिर वस्तु B के सापेक्ष पूर्ण प्रत्यास्थ टकराती है। ठीक है, टक्कर कर रही है, यदि टक्कर के पश्चात वस्तुएं समान वेग से परस्पर विपरीत दिशा में चली जाती हैं, तो आपको बताना है A और B जो है इनके मास जो है उनका रेशियो कितना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसी क्वेश्चन के अंदर में ही जवाब छुपा हुआ है। A वस्तु है, ये मान लिया हमारे पास में कोई भी A ऑब्जेक्ट हो, एक वस्तु A एक अन्य वस्तु स्थिर एक दूसरी ऑब्जेक्ट है B, ये रेस्ट के अंदर में, तो हमने कहा ये आ रही है u1 स्पीड से और u2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, जो हो, ठीक है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर करती है, यानी ये कह रहा है कि अपना जो
वेलोसिटी है वो एक्सचेंज कर देती है। ठीक है, यदि टक्कर के पश्चात वस्तुएं समान वेग से परस्पर विपरीत दिशा में चलती हैं, तो टकराने के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऐसे होगा, बी जो है ये तो जाएगा इस डायरेक्शन में, ए जाएगा रिवर्स में, ये तो आपको पता ही है, जिससे टकराया वो तो आगे जाएगा, बी जा रहा है इस डायरेक्शन में, और ए जो है आपका ये जा रहा है इस डायरेक्शन। इसका मास हमने कह दिया m1, इसका मास हमने कह दिया m, ये हो गया m1, ये हो गया m2। साथ में क्या कह रखा है कि दोनों समान वेग से ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर में जा रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। v1 और v2 है तो सेम, पर इन दोनों की जो वैल्यू है आपस में एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। अब ये बच्चा कह रहा है कि सर इन दोनों के मास जो है इनका मुझे रेशियो निकालना है। बड़ा आसान सा तरीका है, आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप चाहो तो सिंपल सी चीज है, इसमें संवेग संरक्षण को यूज कर सकते हो। तो हम ये कहेंगे कुछ इस प्रकार से आपको दे रखा है, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, संवेग संरक्षण को मैं यूज करता हूं, संवेग संरक्षण फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है हमारे पास, m1 u1 प्लस हो गया m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो गया। m1 आपके पास में एज इट इज है, u1 दे रखा है, प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट कंडीशन में था। इक्वल्स टू की बात करें हम इसमें, m1 आपके पास में m1 है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को मैं v मान लेता हूं इसमें। ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, माइनस v लेफ्ट में जा रहा है, और ये हो जाएगा आपके पास में m2। अब देखो आपको m1 और m2 का रेशियो निकालना, तो सिंपल सी चीज है, मैं एक काम करता हूं, ये वाला जो m1 है इसको इधर शिफ्ट कर दे, क्या बन जाएगा, m1 कॉमन निकाल लो, u1 प्लस करके हो गया v इज इक्वल्स टू m2 v हो गया, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू v अपॉन u1 प्लस v। तो ये हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन u1 माइनस u2। E की वैल्यू जो है वो प्लस में होती है, अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो मॉड लेके आप प्लस लगा सकते हो। देखिए E की वैल्यू 1 है, v1 की वैल्यू लेफ्ट साइड में है, तो ये बन जाएगा माइनस v, और ये है माइनस v, क्योंकि ये प्लस में है आगे माइनस लिखा हुआ है, u1 माइनस 0 माइनस 2v अपॉन u1। मैंने आपको पहले कहा था E की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो मॉड लेंगे हम इसमें, मॉड लेने से हमारे पास क्या बनेगा, 2v अपॉन ये हो गया आपके पास u1। तो देखिए यहां से v की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा u1 अपॉन 2। अब यहां पर पुट कर दो, ये बन जाएगा u1 अपॉन 2 v प्लस u1 अपॉन 2, तो u1 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन गया मेरे पास, देखो ये u1 है, ये आ जाएगा आपके पास में 3u1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, u1 से u1 कट गया, आपका आंसर है 1/3। यानी इनके जो मास का रेशियो है वो आपके पास में होगा 1/3। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कॉलिजन के टॉपिक में, टक्कर के टॉपिक में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो एक सिंपल सा काम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, संवेग संरक्षण लगाइए, देन उसके बाद चला के ये कह रहा है कि टक्कर कैसी है, पूर्ण प्रत्यास्थ है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो सीधी सी बात है ई की वैल्यू हम 1 रख के यहां से कुछ डाटा निकाल के इसमें पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं।